हेलो कमांडोज, वेलकम टू एबीएस क्लासेस भारत ऑनलाइन। देखो दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे, जैसे अगले पार्ट में मैंने बोला था कोशिकांग। तो कोशिकांग जब मैंने आपको बताया तो आपको ऐसा लगा कि ये क्या है ना। तो हमने देखा कि कोशिकांग वे होते हैं, कहीं ना कहीं वे कोशिका के अंग होते हैं। कोशिका क्या होते हैं? कोशिका के अंग होते हैं जो क्या करते हैं, जो हेल्प मदद करते हैं उनके कार्य को पूरा करने में। एज क्लियर हुई? उनके कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। यस या नो? क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। तो हम उन्हीं कोशिकाओं को देखेंगे एक एक करके कि यह कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, किस पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डायग्राम को हम देखते हैं। तो आपके लिए मैंने यह डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम को देखें और घर पर इस डायग्राम को, इस चित्र को बनाएं। तो देखते हैं कि इसमें जो कोशिकाओं, जैसे कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कॉइड ना, गोल्जी उपकरण बताया, लाइसोसोम बताया, राजधानी बताया, प्लास्टिड बताया। तो ये सभी जो चीजें हैं, जो कोशिकांग है, यह कोशिकांग कैसे पाए जा रहे हैं, थोड़ा आकार क्या होता है, और इसके बाद हम इसके एक एक कोशिकांग के वर्ग के मतलब कार्य क्या हैं, इनकी जो उपलब्धियां हैं, मतलब इनकी महत्वपूर्ण, मतलब क्या इनका इम्पोर्टेंस है, ये वर्ग क्या करते हैं, या फिर इनकी सेकेंड नेम क्या है, ऐसे और भी बहुत कुछ हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट को। तो आप इस वीडियो को देखो दोस्तों, आप थोड़ा सा शेयर किया करो ना, जो क्लास है हमारी उस क्लास को शेयर। जैसे आप पढ़ ही रहे हो तो आपका किसी और का भी भला हो जाए तो अच्छी बात है ना, आप इसे थोड़ा शेयर किया करो, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने कोशिका पे। तो देखो, पहले हम देखते हैं पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में होता क्या है ना, देखो पादप कोशिका में पहला जो पादप कोशिका होती है, इसमें जो डायग्राम दिख रहा है किसका है? पादप कोशिका का। किसका? पादप कोशिका। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वेरी गुड, तो आना भी चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको एक प्याज की कोशिका बताई थी, तो प्याज की कोशिका मैंने कुछ आपको डायग्रामेटिकली समझाया था, मैंने बोला पादप कोशिका है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन पुट अप हुआ कि इसके पहले जो मैं प्याज की झिल्ली कोशिका बनाई थी, सही है, वही पादप कोशिका ही है। वो जो मैंने बताया वह भी पादप कोशिका है। बट जो मैंने यहाँ डब्बे के रूप में आपको संरचना दिखाई थी प्याज की झिल्ली की, जो कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई थी, जो डब्बे के रूप में संरचना दिखाई थी, केंद्रक के रूप में कोशिका झिल्ली, वो समझा थे। उसके बाद यह हमने कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी देखा था, जिसकी जो क्षमता, कैपेसिटी होती है वह कम होती है। और यह जो कोशिका हमने देखी है, यह हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखी है। क्लियर हुआ है बात? यस या नो? तो यह चीज हमने किससे देखी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। दिमाग में यह बात को आप सेट कर लो, इसको हमने किससे देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा है। तो इसकी जो पावर होता है वह हाई पावर होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है काफी अच्छी होती है। इसीलिए हमें देखो कोशिका तो दिख ही रही है पूरी ब्रॉड में, साथ साथ इसके एक एक कोशिकांग भी दिख रहे हैं। तो इन्हीं कोशिकांग को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और फिर बाद में देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंट क्या, मतलब अंतर क्या है ना, समानता क्या है, और इसमें असमानता, दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी कोशिकाओं को हम पहचान लेते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको एक गोली सी चीज दिख रही है ना, ये जो गोली चीज है ये क्या है? केंद्रक। क्या? केंद्रक। केंद्रक। और ये जो बीच में क्या है, ये क्या है? केंद्रिका। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रिका होता है। क्या होता है? केंद्रिका।
और केंद्रक के ऊपर जो कवरिंग दिख रही है ये क्या है, केंद्रिका झिल्ली। क्या कहेंगे, केंद्रिका झिल्ली कहेंगे, जो इसे घेरे हुए केंद्रिका और केंद्रक आवरण के नाम से भी जानते हैं, उसके नाम से भी हम जानेंगे, चाहे इसे हम केंद्रक झिल्ली कह दे तब पर भी बात वही है, यानी केंद्रक आवरण। आवरण का अर्थ ही हो जाता है उसके ऊपर एक सुरक्षा कवरिंग, सुरक्षा आवरण हो। तो सबसे पहले जो अंदर का ये भाग दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे ना। जो गोल सा भाग है पूरा क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के सेंटर में क्या होता है, केंद्रिका होती है। इसी केंद्रिका में डीएनए ना, आरएनए और क्रोमैटिन जैसे नामक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या है, जो यह कवरिंग आपको दिख रही है, ये जो गोली ऊपर कवरिंग है ये क्या है, केंद्रिका आवरण है। केंद्रिका आवरण है, केंद्रक आवरण भी हम कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखते हैं फिर आपको जो ऊपर देखो क्या दिख रही है, एकदम ऊपर सेट के बाय सेट, जैसे कोई एक चीज है उसी पर एक और ऐसे बनते हुए दिख रही है ना। ये जो संरचना है कुछ इस प्रकार दिख रही है आपको, ऐसे जैसे पर ये लगा है ऐसे। तो ये संरचना आपको दिख रही है, क्या है, गोल्जी उपकरण है। क्या है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी इंग्लिश में कहते हैं, गोल्जी उपकरण है। अगला क्या, केंद्रक आवरण, ये बता चुके। हरित लवक, अब देखो अगर पादप कोशिका है तो इसके बाद हरित लवक पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऐसा पाए नहीं पाए जाएंगे। तो यह हरित लवक में होते हैं। ये क्या करेंगे, यह करेंगे पौधों के भोजन बनाने में मदद। क्या करेंगे, मदद करते हैं किसमें, भोजन बनाने में मदद करेंगे। ये चीज क्लियर हुई ना। तो हरित लवक पाए गए। फिर बीच में मतलब पूरा क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य। देखो दोस्तों, जो कोशिका द्रव्य होता है इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट पर एक ऑर्डर बुक, कुछ जो कोई भी इक्विपमेंट आपने ऑर्डर किया, वह जब आता है कैसे आता है, मतलब कोई भी वैसे ला के दे देते हैं। जैसे आपने मोबाइल मंगाया तो सिर्फ आपको मोबाइल ऐसे ला के देते हैं, नहीं। अगर पहले तो मेन चीज क्या होता है, भाई बॉक्स में आएगा। उस बॉक्स में भी मतलब उसके खांचे कटे होंगे, जैसे मोबाइल होगा, चार्जर का अलग खांचा होगा, ईयरफोन का अलग होगा, मतलब सबका अलग होगा और बढ़िया से कवरिंग होगा। प्लस उसके ऊपर भी रैपिंग होती है, काफी अच्छी सेफ्टी रैपिंग होती है जिससे उसे प्रोटेक्ट होते हैं। तो बात कर ले से फिर उसे प्रोटेक्ट के डब्बे में भरते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करेंगे, ताकि वह उसमें लगे, मतलब टकराए ना, मतलब टकराए तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। मान लो बड़ा मोबाइल वैसे डाल दे, चार्जर डाल दे, ईयरफोन भी वैसे डाल दे, जब आपस में टकराएंगे तो खराब होने के चांसेस रहते हैं ना। या फिर जैसे हम कोई बैग ले लें, उस बैग में हम क्या करें, कई सारे बर्तन वैसे डाल दें और फिर उसे लेकर दौड़े, तो क्या होगा, बर्तन आपस में टकराएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, पचक जाएंगे, कुछ जो नरम होंगे टूट जाएंगे, कांच के होंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसी को रैपिंग किसी कागज से या फिर कपड़े से रैपिंग करके तब डालूं, तो मैं उसको डाल के फिर बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें उसको भी मैं किसी चीज से भर दूं, तो क्या वो टकराएंगे आपस में, नहीं टकराएंगे। क्यों नहीं टकराएंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई जगह नहीं है। तो इससे आपका सामान भी सेफ रहेगा और किसी साल पता भी चलेगा आप लेके क्या जा रहे हैं ना, सामान नुकसान नहीं होगा। तो सेम यही चीज कौन करता है, कोशिका द्रव्य करती है। कौन, कोशिका द्रव्य करती है। कोशिका द्रव का काम यही है कि जो जैसे केंद्रक जहाँ है वहीं पर रहे, जो हाँ लाइसोसोम है वहां रहे, माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्थान पर रहे, राइबोसोम जहां स्थित है वहां स्थित रहे, ताकि
धक्का मुक्की ना हो, वरना कहीं केंद्र क्या है तब तक माइटोकॉन्ड्रिया उसे धक्का देते हैं, अरे ये कहाँ चले आ रहे हो, लाइसोसोम वहां से चले आ रहे हैं। अब लाइसोसोम का दिमाग हुआ खराब, लाइसोसोम का दिमाग खराब हुआ, अपना वो जो पैकेज है, जो आत्मघाती थैली उसको नाम जानते हैं, तो क्या करेगा, अपनी थैली को खोल देगा। लो बहुत धक्का मुक्की कर रहे हो, सबको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेल खत्म। लाइसोसोम गुस्सा में आ जाएगा, भैया बार बार कोई इधर से धक्का दे रहा है तो कोई उधर से धक्का दे रहा है, तो कोशिका द्रव इसको क्या करती है, संभालती है। आगे देखो, इसके बाद बात आता है कोशिका द्रव जो क्या करेगा, सारे कोशिकाओं को उसके स्थान पर स्थित रखता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हमने शुरुआत में समझ लिए थे। कोशिका झिल्ली क्या होती है, यह कहीं न कहीं यह भी कवरिंग का काम करती है, कोशिका के ऊपर यह आवरण होता है। क्या करेगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का वर्क क्या होता है, कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। कहीं न कहीं आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को शरीर के अंदर या बाहर आने जाने से रोकता है। ठीक, उसके बाद राजधानी, राजधानी प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, प्लांट में पादप कोशिका में राजधानी होता है। इसी में अपना जो फूड है अपना स्टोरेज इकट्ठा कर कर रखते हैं। फिर आता है बीच की पटलिका, मतलब इनमें 3 भाग होते हैं। एक कोशिका झिल्ली होगी, उसके ऊपर एक पटलिका, बीच की पटलिका और होती है जो एक और कवरिंग देती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और कवरिंग होती है, उसके ऊपर बात आती है कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति अगले पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में हम समझ चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे देख लें, तब आगे आप इसे जब देखेंगे तो समझ में आते चला जाएगा। उसके बाद है कोशिका भित्ति, पता है ना, सबसे पहले कोशिका झिल्ली, फिर बीच की पटलिका, उसके बाद कोशिका भित्ति। उसके बाद बात आता है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया कहीं न कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करने का वर्क करता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया भी कई सारे पास ताकि ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। उसके बाद बात आता है राइबोसोम की। राइबोसोम का भी अपना इम्पोर्टेंट है, इसकी भी इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे इसके आगे वाले में, या फिर इसी वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं ना, देखते हैं। तो इसके बाद आता है हरित लवक। हरित लवक हमने देख लिया जो यहाँ पाए गए थे, तो इसे मैंने वापस दिया तो आप कॉन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, सब दोनों एक ही, यहाँ भी हरित लवक एक ही, यहाँ भी। उसके बाद आता है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम भी क्या करते हैं, यह भी कहीं न कहीं भूमिका निभाएंगे, जैसे कोशिका का विभाजन हो गया या फिर कोशिका में ऊर्जा, यह कहीं न कहीं इसमें वर्क करते हैं। आता है सूक्ष्म नलिका, और बात आती है जैसे आपको देख रहे हैं वाई आकार का, ऐसे वाई आकार का कोई डायग्राम दिख रहा है ना, वाई शेप का, तो जो वाई शेप का डायग्राम है ये क्या है, अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्या है, अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका वर्क क्या करेगी, यह वर्क करती है, सॉरी ये क्या होता है, अंतर्द्रव्यीय जालिका यह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का। कौन सी, एक होता है खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका क्यों होगी और क्या वर्क करेगी देखेंगे आगे, और चिकनी चिकनी क्यों होती है, मतलब सॉफ्ट क्यों होती है, ये भी आगे देखेंगे। अभी आप जान लो यह 2 होता है, एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, देख रहे हो एकदम सिंपल सा है, और एक होता है खुरदुरी, जिसके ऊपर देख रहे हो एक धब्बे, मतलब एक बिंदु बिंदु के रूप में है, या कुछ खुरदुरे सीधे देख रहे हैं खुरदुरे के रूप में, और ये क्या है, प्लेन है। तो जो खुरदुरा, ये जो भाग है जिसपे जो पॉइंट क्या बिंदु है, ये खुरदुरा मतलब क्यों है, और जो खुरदुरा वो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, यह वर्क क्या करेगा, इसे हम आगे देखेंगे। इतना समझ में आया, इट इज क्लियर हो गया। फिर हो जाता है लाइसोसोम की। मेरे लाइसोसोम चाचा की बात ही अलग है, अगर उनका दिमाग खसका तो कुछ न कुछ अनाप शनाप कर देते हैं ना, वो क्या करेंगे, इधर उधर का डिस्ट्रॉय करना। मतलब जब हमारा बॉडी डेथ होता है, जब हम मरते हैं तो कहीं ना कहीं 3 घंटे बाद
ये क्या होता है, लाइसोसोम की जो थैलियां होती हैं वह खुद ही फटना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है ना। तो लाइसोसोम एक अपने समय पर आने के बाद खुद ही स्वयं फटने लगता है ना। और वह क्या करेगा, जैसे कुछ कोशिका खराब हो गई तो वहां से कोशिका को रिमूव करके क्या करेगा, नई कोशिका को बना देता है। जैसे मैं देखते हो दोस्तों, हमें घाव लग जाता है, घाव लगने के दिनों में हमारे हिस्से पे कुछ काले स्थान हो जाते हैं, तो वह धब्बे भी क्यों मिट जाते हैं, क्योंकि यहाँ लाइसोसोम क्या करता है, वहाँ की जो खराब कोशिकाएं हैं वहाँ की कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करके नई कोशिकाओं को ला देते हैं, जिससे हमारी जो स्किन होती है वह नई हो जाती है। कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जहाँ वह दाग नहीं मिटते हैं, तो लाइसोसोम छोटे मोटे घाव को साफ कर देता है, वहाँ जो कोशिकाएं खराब हो गई हैं उन कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए यह है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे चलते हैं जंतु कोशिका की तरफ। जंतु कोशिका क्या कहता है, देखो जंतु कोशिका क्या होता है, ये मानव हो गया या मछली हो गई, जानवर हो गए ना, पक्षी, ये सब में आता है जंतु कोशिका। जंतु यानी जितने भी चलने वाले जीव हैं ना, जो अपने भोजन के लिए चल फिर सकते हैं, वो जंतु में आते हैं। और जो अपना भोजन सिर्फ एक ही स्थान पर रख लेते हैं उसे हम पादप कोशिका कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं जंतु कोशिका। देखो जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा, सबसे पहले ये देख लो जो भाग आपको दिख रहा है गोला सा, ये क्या है, केंद्र। क्या होता है, केंद्र। देख लो दोस्तों, लिखिए केंद्र। इसके बीच का भाग क्या कहलाएगा, सेम वही केंद्रिका। क्या कहलाएगा, केंद्रिका। लिख देते हैं केंद्रिका ना, केंद्रिका। इससे क्या पाया जाएगा, डीएनए और आरएनए से प्रोटीन से पाए जाएंगे। उसके बाद बात आती है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या कहेंगे, केंद्रिका आवरण कहेंगे, केंद्रक आवरण कहेंगे, जो इसे घेरे हुए रहेगा। जैसे दोस्तों हम कोई भी कुछ भी लाए, जैसे मार्केट से आम लेके आए तो आम की थैली, आलू लेके आए आलू की थैली, प्याज लेके आए प्याज की थैली ना, तो जो उसके अंदर होता है उसके नाम से हम उसको पुकार लेते हैं ना। या फिर कपड़ा लेके आए, कपड़े की थैली में कपड़े लेके आए तो बोलते हैं कपड़े की थैली लेके आओ। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है उसी के नाम से हम उसे बुला लेते हैं। तो इसके ऊपर जो थैली है उसके अंदर क्या है, केंद्रक है, इसलिए हम उसे केंद्रक थैली या केंद्रक आवरण कहते हैं ना। समझ में आया, केंद्रक थैली या केंद्रक आवरण, केंद्रक थैली या केंद्रक आवरण। फिर से बोल लो, केंद्रक थैली या केंद्रक आवरण ना। बीच क्या होगा, केंद्रिका होगा। अब इसके ऊपर देख लो क्या है, केंद्रक। फिर ये आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, क्या है, लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम। ये क्या कहलाते हैं, आत्मघाती थैली कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, ये ऐसा क्या कार्य करते हैं जिससे हम इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। और क्या पाया जाएगा, तारक केंद्र पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, तारक केंद्र। तारक केंद्र क्या होता है, इसे भी हम आगे देख लेते हैं। अब अंतर्धावी जालिका समझाई थी, इसमें भी अंतर्धावी जालिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या काम करेंगे, अंतर्धावी जालिका खुरदुरी होती हैं, चिकनी होती हैं, क्या करेंगी आगे देख लेते हैं। एक एक कोशिका में दोस्तों, एक एक कोशिका को हम देखेंगे। एक एक कोशिका खोज किसने की, ये कार्य क्या करते हैं, इनका जो दूसरा नाम है वह क्या है ना। क्या पादप पाए जाएंगे, कौन से कोशिकांग, कौन से कोशिकांग जंतु में नहीं पाए जाएंगे, कौन से ऐसे हैं दोनों में पाए जाएंगे, कौन से ऐसे जो सिर्फ एक में ही पाए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन के आंसर हम आगे देखते हैं। यह चीज अब इसे पाए जाएंगे राइबोसोम, इनके विवरण को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अभी बताया इन्हें ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो जो ये सब चीजें हैं कोशिका विषय। तो अब देखते हैं, देखो कोशिका हमने पढ़ ली है ना, पादप कोशिका भी देख लिया और जंतु कोशिका भी देख लिया। पादप कोशिका देखा, जंतु कोशिका देखा, तो उसके कुछ हमने कोशिकांग देखे। कोशिकांग समझ में आ गया, कोशिकांग क्या होते हैं, इसके पहले पार्ट में मैंने देख लिया। नहीं देखा है तो आप जाइए पहले उस पार्ट को देखिए, क्योंकि आप जब तक उस पार्ट को देखेंगे नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो
हमने पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया देखा, लाइसोसोम देखा, राइबोसोम देखा, अंतर्द्रव्य जालिका देखी ना। तो हमने अंतर्द्रव्य जालिका देखी तो दो प्रकार का मैंने बताया। उसने बोला कि वह दो प्रकार के क्यों होते हैं ना, मतलब दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम बोले तो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका हो गई, एक हो गया चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका हो गया। तो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका क्यों है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्यों है, क्यों वह दोनों सेम नहीं है, एक नहीं है, तो इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह एक बिजली घर है। क्या है? बिजली घर। जैसे हम जब अपना घर बनाते हैं ना, तो अपने घर में एक बिजली का सिस्टम अलग रखते हैं, पूरा बिजली का जो सिस्टम होता है वह सिस्टम अलग रखते हैं, वह बिजली वहीं से प्रोवाइड की जाती है ना। एक तो हमारे घर में होती है और एक जो होता है पूरे जो एरिया को बिजली देता है वह हो जाता है ना। तो ऐसे एक बिजली घर जहां से बिजली उत्पन्न होता है ना, बिजली जहां से उत्पन्न होता है तो बिजली के माध्यम से उत्पन्न होगा, वो हम पढ़ेंगे अपने फिजिक्स चैप्टर में। तो यहाँ पर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह बिजली घर होता है, कोशिका का बिजली घर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, कोशिका का बिजली घर होगा, जो कोशिका को यानी शरीर में जहां ऊर्जा चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने में ऊर्जा चाहिए ना, तो मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा देती है वह एटीपी के रूप में देता है। किसमें? एटीपी। किसमें? एटीपी, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसमें से एक फॉस्फेट निकल जब जाता है तब ये बन जाता है एडीपी, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेनोसिन डाई। मतलब जो ट्राई है वह डाई बन जाता है ना, फॉस्फेट निकल के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो दोस्तों मतलब शरीर में जो रासायनिक क्रियाओं को निकले, चाहे रासायनिक क्रिया शरीर के अंदर हो रहा है, चाहे यांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए जो हमें ऊर्जा मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उस ऊर्जा को बनाता है और किस फॉर्म में देगा, एटीपी के रूप में देता है। किस फॉर्म में? एटीपी के रूप में देता है। तो कुछ और चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। जैसे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहेंगे? सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहेंगे। और इसकी जो खोज हुई थी वह अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन। तो आप याद रखो, अल्टमैन। किसने? अल्टमैन। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के एक और नाम होता है, जैसे इंग्लिश में पावर हाउस और हिंदी में क्या कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। तो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस होता है, जो महत्वपूर्ण इसके अंदर लाइन होती है, यह जैसे दोस्तों केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। किसे पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। इसके अंदर दोहरी झिल्ली होती है, मतलब ये दो झिल्ली, दो आवरण इसमें पाए जाते हैं। एक तो बाहरी झिल्ली जो होगी वह छिद्रित होती है। क्या होगी? छिद्रित। मतलब जो ऊर्जा ट्रांसफर होगा वह छिद्रित होगा, तभी तो ट्रांसफर होगा। अगर दीवार है तो ट्रांसफर तो नहीं पाएगा ना, तो छिद्रित होती है, जिससे जो ऊर्जा उसमें बनता है वह ट्रांसफर हो जाता है। और जो भीतरी झिल्ली होती है वह वलित होती है। वलित यानी उसमें बहुत ज्यादा घुमाव होते हैं, मतलब वो वलित होती है। जैसे आप देख लो डायग्राम, जैसे ये क्या हो गई, बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, बाहरी झिल्ली हो गई। और जो इसके अंदर का थैली होगा कुछ ऐसे होता है। कुछ ऐसे, मतलब बहुत अंदर उसके वलित, वह घुमावदार के रूप में होते हैं, तो इसे वलिताकार कहते हैं। साथ ही साथ यह, जैसे आप जानते हो, जब हम श्वसन श्वासोच्छ्वास करते हैं, श्वासोच्छ्वास अलग है, श्वसन अलग है। इसके यह टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो श्वासोच्छ्वास क्या है और श्वसन क्या है आगे पढ़ेंगे, पहले आप जान लो।
तो श्वास तो अलग हो जाएगा, मतलब हमारे सांस लेने और निकालने की प्रक्रिया तो स्वच्छ हो गई, वो बात अलग है। लेकिन श्वसन के अंतर्गत जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे जो कोशिका आरबीसी होती है, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ती है और उन्हें लेकर चली जाती है कोशिका के अंदर। अब कोशिका के पास, सभी कोशिका के पास ले जाएगी, जहां ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जहां ग्लूकोज होगा वहां ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया जाएगा और ग्लूकोज टूट जाएगा। यह काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कार्य को करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया करेगा क्या? अब देखो, श्वसन में जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन जो होगा हीमोग्लोबिन के साथ पहुंचेगा और क्रिया होगी। तो ये जो क्रिया चलती है, मतलब यह जो क्रिया चल रहा है, जो टूटने की पूरी प्रक्रिया चलती है, वह एक साइकिल, एक चक्र में चलती है। तो जो ये चक्र को खोज किया था, यह क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। उन्हीं के नाम पर क्रेब्स चक्र पड़ जाता है। इस क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है ना, जो 1 ग्लूकोज का अणु होता है वह 38 एटीपी को देता है ना। तो 38 एटीपी चाहे हम कहें ग्लूकोज को बना दे सकता है, ये तो 1 ग्लूकोज के अणु 38 एटीपी को देता है और इन्हीं एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। ये चीज क्लियर हुई है सियानो? इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं। और दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं। तो वहां पर दे देगा अंतर्धावी जालिका दे देगा ना, राइबोसोम दे देगा और भी बहुत कुछ दे देगा, तो और माइटोकॉन्ड्रिया भी साथ में देगा। तो आप टिक किस पे करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया पर करेंगे ना। ये अद्भुत कोशिकांग है ना, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। साथ ही साथ यह कुछ प्रोटीन स्वयं ही बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं? तो बिजली घर हो गया, पावर हाउस हो गया, ऑप्शन में दे देगा। या और क्वेश्चन पूछ लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा देती है? एटीपी, एडीपी, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो किस फॉर्म में देता है? एटीपी के रूप में देता है। और सवाल पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्या कहते हैं? आंतरिक दीवार क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जो उसकी आंतरिक दीवार होती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ये चीज आप क्लियर कर लो। जो उसकी आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक दीवार होती है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जो वलिताकार भाग होता है, यह रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए स्थान प्रदान कराता है। क्यों वलिताकार होता है? क्योंकि वह जो अंदर रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जो ऊर्जा बन रही है, उनके लिए स्थान प्रदान कराता है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद बात करेंगे गोल्जी उपकरण की। गोल्जी उपकरण क्या होता है ना, हमने पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में गोल्जी उपकरण को देखा था। तो जो गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण की जो खोज किया गया था वो किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने। किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने। जो उसको देखा, इसके पर चर्चा की कौन किया? कैमिलियो गोल्जी ने। कौन किया चर्चा? कैमिलियो गोल्जी ने। गोल्जी उपकरण की झिल्ली युक्त पुटिका होती है। गोल्जी उपकरण क्या होता है? झिल्ली युक्त एक पुटिका ना। आपने देखा होगा, कोशिका देखा होगा पादप कोशिका में, तो एक सजी, एक पुटिका के रूप में ऊपर सजी होती है ना। पुटिका के रूप में क्या होती है? ऊपर सजी होती है। तो ये झिल्ली पुटिका होती है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है। एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? समांतर रूप से सजी होती है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देख लो कैसे दिख रही है। कुछ ऐसे एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी हुई है ना, एक दूसरे को समांतर रूप से सजी हुई होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम पुटिका कहते हैं। पुटिका। इनमें क्या होता है? ऊर्जा का पैकेज, मतलब ऊर्जा को, जो अंदर जालिका से एनर्जी आती है, प्रोटीन मिलता है, उसको ऊर्जा को पैकेज करके हर जगह पहुंचाते हैं। जो होता है क्या?
तो सजीव होती जिन्हें हम पुटिका कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं गोल्जी उपकरण झिल्ली पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है, जिन्हें हम पुटिका कहते हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अगला, यह परिवहन, मतलब जो गोल्जी उपकरण का परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी उपकरण क्या करता है? परिवहन का। यह माइटोकॉन्ड्रिया से लगी होती है, कहीं न कहीं ना जो गोल्जी उपकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से और अंतर्द्रव्य जालिका से लगी हुई होती है। अंतर्द्रव्य जालिका से जो प्रोटीन बनता है, यह प्रोटीन गोल्जी उपकरण को दिया जाएगा। गोल्जी उपकरण उसका पैकेजिंग करेगी ना, उसका संचयन करेगी, पैकेजिंग करेगी और फिर उसे कहाँ भेज देती है? जहां जरूरत होती है। जहां जरूरत होगी, जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस समय मुझे जीभ को बहुत एनर्जी हो सकता है, तो सारी जगह से ऊर्जा को बटोर कर कहाँ दे देंगे? इकट्ठा करके जीभ को दे देंगे, जीभ को मिल जाएगा। मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो उससे मेरे हाथों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सारी एनर्जी इकट्ठा करके कहाँ दे देंगे? हाथ को देंगे। कबड्डी खेल रहे हैं तो उसमें हमारे पैरों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो सारे एनर्जी को इकट्ठा कर कहाँ दे देंगे? पैर को देंगे। तो यह जो कार्य होता है किस द्वारा होता है? गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है ना। साथ ही साथ जो इसका संपर्क होता है किससे होता है? ईआर झिल्लियों से होता है। किससे होता है? ईआर झिल्लियों से, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका हिंदी में कहते हैं, उससे होता है। यहाँ जिससे प्रोटीन बनेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो किसको दे दिया जाएगा? गोल्जी उपकरण को। गोल्जी उपकरण लेगा और उसको पैकेजिंग करेगा और दे देगा किसको? जहां उसकी आवश्यकता होगी। या फिर जैसे कभी कभी आवश्यकता नहीं हुई, आप खा पी के बैठे आराम से ना, आराम करें, तो उस समय रूपांतरण भी कर लेता है। क्या रूपांतरण कर देगा? यह अपने द्वारा लाइसोसोम को ही बनाता है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम क्या होते हैं? तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। साथ ही साथ जो शर्करा होती है सरल से जटिल भी बनाती है। और अगला क्या है? लाइसोसोम का निर्माण। यह क्या करता है? लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। कौन? गोल्जी उपकरण। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वो परिवहन का होता है। क्या होता है? परिवहन का होता है। यह परिवहन का काम करती है, मतलब जो ऊर्जा होगी वह सबके पास पहुंचाने का काम करता है। कौन? गोल्जी उपकरण। ये समझ में आई? यस या नो? अब देखो रसधानी, रसधानी की बात किए थे, तो रसधानी भी कहीं न कहीं पादप कोशिका में थी। पादप कोशिका में बहुत अच्छे से देखने को मिला था, लेकिन जंतु कोशिका में उतना बेटर देखने को नहीं मिला था। क्यों ऐसा? क्योंकि पादप कोशिका में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होता है ना, उन्हें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। हम तो अपना पानी कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन अगर पेड़ पौधे से गर्मी मौसम आ गया तो गर्मियों में हरे बड़े पेड़ हैं, उन्हें हम पानी देने जाते नहीं हैं। अब वे अगर रसधानी नहीं होगा, अगर पानी को इकट्ठा नहीं करेंगी, जैसे उन्हें 1-2 महीने पानी नहीं मिला तो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए उनमें रसधानियाँ होती हैं। वे अपने जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एमिनो अम्ल हो गए, शर्करा हो गया, जल हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें उसमें इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो जंतुओं में यह छोटा होता है और गोल होता है। अगर होगा भी तो छोटा होगा और गोल होगा। पादप में यह बड़ा होता है और चौकोर होता है। फिर से, जंतुओं में यह छोटा होगा, गोल होगा, और पादप में यह बड़ा होगा और चौकोर होगा। क्या? रसधानी। रसधानियां ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है। मतलब ये भी क्या है? थैली है जो कहीं न कहीं ठोस और तरल दोनों पदार्थों की संग्राहक थैली कहलाती है। साथ ही साथ इनका आकार पादप कोशिका में बड़ा होता है। किसमें? पादप कोशिका में बड़ा होगा, और बड़ा होने के साथ साथ कैसा होगा? चौकोर होगा। जंतु कोशिका में इसका जो आकार होता है छोटा होता है और कैसा होगा? गोल होगा। अब एक कोश की जीव जैसे अमीबा,
ना, जैसे जो एक कोष की जो अमीबा है उसमें भी राजधानियां पाई जाती है और उसी राजधानी के द्वारा यह अपने खाद्य पदार्थ का संग्रह जो लेता है वह राजधानी में लेता है। राजधानी में उसके अमीनो अम्ल होंगे, शर्करा होंगे, पाचक एंजाइम होंगे, जिसके द्वारा अपने खाद्य को पचा लेगा और जो उसके लिए जरूरतमंद चीजें होंगी वो उसे ले लेगा और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसी राजधानी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो एक कोष की अमीबा जैसे हो गए उनमें भी यह राजधानी पाई जाती है। अब देखो जो राजधानी का कार्य होता है इसके कार्य को देख लेते हैं। तो शुरुआत में बताया यह क्या करता है, विभिन्न पदार्थों का संग्रह थैली है तो कहीं न कहीं ठोस तरल दोनों को रखेगा। एमिनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि चीजों को यह रखता है। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, तरल पदार्थ यानी कोशिका द्रव भी भरे होते हैं। राजधानी में कोशिका द्रव भी भरे होते हैं। दूसरा, यह जो पेड़ को कठोरता प्रदान करता है। कठोरता के साथ साथ स्फीति मतलब उन्हें बैलेंस भी प्रदान करता है और साथ साथ उनके अंदर कठोरता भी लाता है। यह अतिरिक्त जल, जैसे जो अतिरिक्त जल हो गए वह अपशिष्ट को बाहर निकालने का भी कार्य करता है ना। जैसे जो अमीबा हो गया जल में है, जल में जब रहेगा तो कहीं कहीं ज्यादा पानी आ जाता है तो यह अपने राजधानी में पानी को इकट्ठा करेगा और यह कहीं न कहीं बाहर के किनारों से लगे होते हैं जिससे यह निकाल दे। जैसे यह मेन चीज आपको देखने को मिलेगा यूग्लिना और पैरामीशियम में। यूग्लिना और पैरामीशियम में राजधानियां होती हैं। अगर आप देखेंगे ये आपका ऐसे चप्पल आकार का होता है तो इसमें ऐसे स्टार के रूप में राजधानी बनी होती है। राजधानी होती है। जब यह जल में होता है तो इसमें क्या होता है, फूल जाएगा, ज्यादा पानी आएगा तो ये फूल जाएगा और साथ सतह से ऐसी लगी होती हैं, फिर यह पंच करके शरीर से बाहर पानी को थ्रो आउट करता है, बाहर निकाल देता है। तो कहीं न कहीं जीवों में, कुछ जीवों में यह क्या करता है, अतिरिक्त जल और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इतनी चीज क्लियर हुई, यस या नो? क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखेंगे अगले कोशिकांग तारक काय के बारे में ना। तारक काय का जिक्र मैंने शायद अगले पार्ट में से पहले पार्ट में नहीं किया है तो आप तारक काय को भी कोशिकांग में शामिल कर लेंगे। तारक काय हमने जंतु कोशिका में देखा था। तारक काय देखो होते क्या, तो तारक काय सीधे हम बात करें तो तारक काय हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं और जो खोज करता है कौन है, बोबरी है। कौन है, बोबरी। तारक काय की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है जंतु कोशिका में। अगर हम देखेंगे तो तारक काय मुख्य रूप से विभाजन का काम करते हैं। किसका, विभाजन का। विभाजन मतलब देखो आप सोचते क्या विभाजन मतलब आप सोच रहे होंगे कि टूट जाना ना, मतलब किसी चीज का टूट जाना, ये गलत सोच है। विभाजन, जब कोशिका में विभाजन की बात करेंगे तो यानी कोशिका एक से बढ़कर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिका विभाजन का तथा पुनर्निर्माण का कार्य करती है। जैसे हमें घाव लग गया, चोट लग गई तो वहां पर सेंट्रोसोम ही क्या करते हैं, पुनर्निर्माण का काम करते हैं। जैसे आपको कहीं घाव लग जाता है तो वह घाव भर जाती है, क्यों भरती है, क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जो पुनर्निर्माण का काम करती है। यह सेंट्रोसोम क्या होते हैं, मस्तिष्क में एब्सेंट क्या होते हैं, एब्सेंट मतलब पाए नहीं जाते, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित। यह मस्तिष्क में अनुपस्थित होते हैं, मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यकृत में यह उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, यकृत में यह उपस्थित होते हैं। यकृत में इनकी मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से यकृत से ऑपरेशन हुआ या फिर यकृत से चोट लग गई तो यकृत यानी लीवर अपने आप को रिकवर बहुत तेज करता है, मतलब बहुत तेजी से वह अपने आप को सुधार लेता है। तो यह यकृत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ब्रेन में पाया नहीं जाता, जैसे कैंसर क्या होता है, सेंट्रोसोम जब कोशिका बहुत अधिक विभाजन करती है
तो वही आगे चलकर एक ट्यूमर और ट्यूमर ही कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पुट अप हो जाता है कि ब्रेन में तो सेंट्रोसोम पाए नहीं जाते, तब पर भी ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है ना। तो इसका आंसर है यह ग्लियल कोशिका ना। ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन, इन्हीं न्यूरॉन से जो संकेत यानी जो हमारी संवेदना होती है ट्रांसफर होती है। अब न्यूरॉन जो मस्तिष्क में कितने प्रतिशत होते हैं, यह 90% होते हैं। ब्रेन में कितने होते हैं, 90% होते हैं। लेकिन ये जो ग्लियल कोशिका होती है 10% यह होती है। ग्लियल सेल क्या होती है, 10% यह होती है। ग्लियल सेल जो 10% होती है, इसी के कारण जब ये ग्लियल सेल कोशिका का विभाजन अधिक कर देती है ब्रेन में, तो ब्रेन में क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो समझ में आया क्या होता है, तारककाय क्या होता है, विभाजन का काम करता है। अब आगे देखेंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्या देखेंगे, अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका को इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं और इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सिट का विशाल तंत्र, मतलब जैसे यह पूरा झिल्ली युक्त नलिकाओं का बहुत बड़ा तंत्र होता है। जैसे आपको कोशिका जब दिखाया था, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो आपको केंद्र दिखाए थे। केंद्र के चारों तरफ आप देखते होंगे तो एक जाल के रूप में जो संरचना बनी है, उसी को हमने अंतर्द्रव्यीय जालिका कहा था। यह अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी SER शॉर्ट फॉर्म में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसे हम कहते हैं RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या करते हैं काम, यह झिल्ली व नलिकाओं से बने जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है, यह झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है तथा यह लिपिड व वसा का निर्माण करती है। किसका, लिपिड व वसा का निर्माण करती है, जिसमें मदद करेगी। और साथ साथ इसमें राइबोसोम बहुत कम होते, इस वजह से इनमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए चिकने मतलब चिकनी होती। क्या होती है, चिकनी। मतलब अगर हम बात करें, जैसे ये कोई अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 भागों में होती है। एक क्या, RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक क्या होते हैं, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। रफ क्यों होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। यह क्लियर हुआ। यह वसा और लिपिड का निर्माण करते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या करती है, यह वसा और लिपिड को बनाती है। साथ ही साथ जो वसा और लिपिड होती है, यह कहीं न कहीं क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवात जनन कहते हैं। जीवात जनन किसे कहते हैं, जब चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका वसा तथा लिपिड का निर्माण करती है, कहीं न कहीं वह कोशिका झिल्ली को बनाती है। तो कोशिका झिल्ली के बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जीवात जनन कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बने रहिए इस वीडियो में। अब यह चीज क्लियर हुई इतना। अब देखते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या होती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यह सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी, किससे, सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है। और साथ साथ इसमें क्या होता है, अगर खुरदुरी है तो क्या होगा,
प्रोटीन का निर्माण होता है, मतलब इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। इनमें राइबोसोम अधिक होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अब हम क्या कहते हैं, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका वसा और लिपिड का निर्माण करती है और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन का निर्माण करती है। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन का निर्माण करती है, यह गलत बात है। मतलब सच क्या है कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर जो राइबोसोम होते हैं वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना, वे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हम देखो याद कर सकते हैं, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका चिकनी है तो वसा कैसी होती है? चिकनी होती है ना, तेल होती है, तो इसे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी है तो उसे क्या पाएंगे? राइबोसोम, यानी प्रोटीन का निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यह दो प्रकार की हो जाती है। अब इनके कार्य देख लेते हैं। कार्य में क्या होता है? जैसे आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल मतलब समझ सकते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो घर में देखो हम पिलर लगाते हैं। पिलर क्यों लगाते हैं? ताकि छत गिर ना जाए ना। काफी अधिक मंजिला की है तो पिलर लगाते हैं, एक दो छत की है तो हम सीधे एक दो महले की है तो हम सीधे क्या लगाते हैं? दीवार पर ही कर लेते हैं काम अपना। तो उसी प्रकार ये आंतरिक कंकाल का कार्य करते हैं, ताकि जो कोशिका है वह पिचक ना जाए, वो यह उससे बचाती है, रक्षा करती है। और आंतरिक सहायता प्रदान करती है, उसे क्या होती है? पिचकने न देने में मदद करता है कि वो पिचके ना, तो वरना ऐसा अगर ये आंतरिक कंकाल नहीं होगा, अगर जालिका नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिका पिचक जाएगी, चपटी हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो ये आंतरिक कंकाल आंतरिक सहायता का काम करते हैं। साथ साथ वसा का निर्माण करेगी। वसा निर्माण कौन करेगा? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ साथ याद कर लो आप लोग। और प्रोटीन निर्माण कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। तो शायद से आपको इतना क्लियर होगा। देखो अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको राइबोसोम बताते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं ना, तो राइबोसोम के बारे में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और थोड़ी जानकारी उसके बारे में हम और लेते हैं। देखो यहाँ पर राइबोसोम, इसको इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं? राइबोसोम ही कहते हैं। राइबोसोम के जो जैसे खोजकर्ता में रॉबिन्सन का भी नाम आता है, लेकिन वैसे पैलाडे ने इसकी खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने की थी। अब राइबोसोम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इनमें ही जितने प्रोटीन होते हैं वह पाए जाते हैं, वह बनाने में कार्य करते हैं। यह सूक्ष्म कण है। राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम एक सूक्ष्म कण होते हैं जो एमिनो अम्ल से, किससे? जो एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा, सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है ना। तो इसे पूछ लिया जाए कि जो प्रोटीन निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होगा वह कौन करता है? तो जितने भी तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें जो भूमिका होती है वह किसकी होती है? राइबोसोम की होती है। यह अंतःद्रव्यीय जालिका की सतह पर ना, मैंने बताया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो खुरदरी वाला हिस्सा होगा उस पे यह राइबोसोम पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया पहले बताया था, इनमें कुछ अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। ये चीज क्लियर हुई? राइबोसोम होते सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसके आधार पर? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर जो राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है 70S, एक होता है 80S। सेडिमेंट कोएफिशिएंट का मतलब यह हो जाता है जैसे
जो बड़ा हो और जो छोटा हो ना सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, लेकिन इसमें कुछ लिक्विड के ऊपर, जैसे लिक्विड में राइबोसोम क्या करें हम डाल दें, और जो जल्दी डूब जाए उसे हम बड़ा मान लेते हैं, और जो देर में डूबे उसे हम छोटा मान लेते हैं। जो पहले डूब गया वो क्या था 80s का था, यानी बड़ा था। जो बाद डूबा उसे हमने क्या किया 70s का कहा, जो 70s। अब जो 70s होता है वह किसमें पाया जाता है मित्रों, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और जो 80s होता है वह यूकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पहले ही समझा चुके हैं ना, तो यह भी क्या होते हैं अंतर के ऊपर आते हैं, यह भी जो डिफरेंस के पॉइंट बन जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने अगले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में नहीं जान रहे तो आप उस पार्ट को देख लीजिए, आपको बढ़िया तरीके से समझ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आ जाएगा, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इतना ही देखते हैं कि यह 70s और 80s के होते हैं, किस पर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर। जो 70s का होता है वो प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, जो 80s का होता है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब अगला आता है लाइसोसोम ना। क्या होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को हम इंग्लिश में लाइसोसोम कहते हैं, और जो इसको साथ ही साथ आत्मघाती की थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे देखते हैं। इसकी जो खोज किए थे किसने किया था, डी डुबे ने किया था। किसने, डी डुबे ने किसका खोज किया था। अब जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम इसका निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है। इससे पहले हम गोल्जी उपकरण उसका हम पढ़े थे इसके पहले ही, तो उसमें बताया था गोल्जी उपकरण क्या करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो इसका निर्माण गोल्जी उपकरण द्वारा होता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो जैसे ये क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य नहीं कर रहा ना, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य नहीं कर रहा, उसका कार्य क्या है ऊर्जा देना, लेकिन वह ऊर्जा नहीं दे रहा। तब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस दिखेगा और क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक है जो ऊर्जा नहीं बना रहा है। अब ये न्यूक्लियस सूचना देगा किसको, लाइसोसोम को। अरे भैया लाइसोसोम एक है जो माइटोकॉन्ड्रिया वह ऊर्जा नहीं बना। अब लाइसोसोम क्या करेगा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया इधर आओ, क्यों भैया तुम नहीं बना रहे हो, पूछेगा। अब बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया मन नहीं है, खींचेगा और क्या करेगा, अपने अंदर जो उसके जल अपघटक एंजाइम है उसके अंदर वह छोड़ देगा। अब इससे क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो तुरंत वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुरंत वहीं पर गलकर खत्म हो जाएगा। दूसरा यह क्या होता है, कोशिकीय पाचन। जैसे कोशिका में कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं तो उनको पचा देगा। दूसरा जैसे कहीं घाव लग गया, टूट फूट हो गई, तो उन कोशिकाओं को ये पचाकर समाप्त कर देता है ना। तो ये कोशिका की साफ सफाई का भी कार्य करता है। जैसे कोई पदार्थ हुआ या फिर कोशिकांग हुए जो खराब हो गए, जो कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे पदार्थों को वह पचाकर कोशिका की सफाई भी करता है। साथ ही साथ यह आत्मघाती थैली होता है और इसे हम एटम बम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी कारणवश टूट फूट हो जाती है तो वहाँ पर सारे जो कोशिकांग होते हैं वह अपने कार्य को सही से नहीं करते, तो वहाँ पर कोशिका को समाप्त करने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, खुद को ही फाड़ देता है ना, खुद को ही ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ जितने भी कोशिकांग होते हैं सब पर पाचनकारी एंजाइम लग जाते हैं और वहाँ पर वह गलकर समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके पहले भी हमने जिक्र किया था, जिसे मृत्यु के 3 घंटे के पश्चात यह आत्मघाती लाइसोसोम क्या होती है, खुद ही फट जाती है, जिससे धीरे धीरे कोशिका का गलना शुरू हो जाता है और जो हमारे कोशिका पर मांस हैं वह सभी गलने शुरू हो जाते हैं। ठीक, इसे अब देखो ये जो लाइसोसोम होता है यह एक कोशिका में नहीं पाया जाता, उस कोशिका का नाम है आरबीसी। आरबीसी में यह अनुपस्थित होता है, इसीलिए आरबीसी
जब कहाँ जाता है, जब इसकी आयु पूरी हो जाती है आरबीसी प्लीहा में भेज दिया जाता है, प्लीहा में जाकर वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम आरबीसी का कब्रिस्तान कैसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। तो ये समझ में आया, ये लाइसोसोम समझ में आ गया। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसीलिए ना क्योंकि वह खुद के कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देता है। कभी कभी जैसे आपके हाथों में कभी कभी देखते हो दरवाजा आप खोल रहे हो तो दरवाजे के बीच में आपकी उंगलियां दब जाती हैं काफ़ी तेज़ी से, अगर किसी कारणवश आपको कोई भी चीज़ दब गया या फिर किसी ने बहुत तेज़ी से मार दिया तो वहाँ पर उस जगह पर काला रंग हो जाता है, क्या होता है, काले रंग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम बोलते हैं खून जम गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कभी बहुत तेज़ी से चोट लगती है तो लाइसोसोम ही मर जाता है। क्या होता है, लाइसोसोम मर जाता है। ऐसे जब लाइसोसोम ही मर गया ना, जब लाइसोसोम ही मर गया तो वहाँ की कोशिका को नष्ट कौन करेगा, तो इसी वहाँ पर क्या होता है, काला हो जाता है ना, कोशिका धीरे धीरे वहाँ की काली हो जाती है। तो आप क्या करोगे, सेकाई कर दो, जैसे ज़्यादा दूर हो गया तो आप सेकाई करना शुरू कर दो, तो आजू बाजू के जो लाइसोसोम मतलब जो कोशिका होगी वो देखेंगे, अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, भैया ये काहे सिकाई कर रहे हैं, तो देखेंगे अच्छा तो लाइसोसोम तो मर गया, अब इनको कौन नष्ट करेगा, तो वह अपने लाइसोसोम में जो पाचनकारी एंजाइम है थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ के कोशिका धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं ना। लेकिन अपना भी देखते रहेंगे, नहीं कि पूरा का पूरा डाल देंगे, वह अपने भी देखते रहते, अपने अंदर काम से चला तो अपना काम यह करते रहते हैं। तो यह इसीलिए हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड के, जब तो यह सिर्फ किसे पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। किसमें, पेड़ पौधों में। यह पेड़ पौधों में कई तरीके से कार्य करते हैं और प्लास्टिड के कुछ प्रकार होते हैं, तो उनके प्रकार और उनके बारे में हम जानते हैं। देखो प्लास्टिड को हम हिंदी में लवक कहते हैं, क्या कहते हैं, लवक। प्लास्टिड क्या कहेंगे, हिंदी में लवक कहते हैं। यह लवक क्या करते हैं, पादप की कोशिकाओं में होते हैं। किसमें, यह केवल पादप की कोशिकाओं में होते हैं और साथ ही साथ इनका अपना डीएनए वह राइबोसोम होता है। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं और साथ ही साथ प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए व राइबोसोम पाया जाता है। इसके साथ साथ यह 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यह जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, वह 3 प्रकार का होता है। क्या, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों और तनों में पाए जाते हैं। कहाँ, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। इनका जो कार्य होता है भोजन निर्माण का होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, हरित लवक खाना बनाने में मदद करता है, भोजन के निर्माण में मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, अवर्णित। अवर्णित मतलब होता है वर्णित, वर्णित है शब्द रंग से, वर्णित किसे जुड़ा होता है, रंग से, और अलग जाता है इसका मतलब होता है नहीं। तो अवर्णित मतलब यह रंगहीन होगा, यह लोग कैसा होगा, रंगहीन। सीधी बात है, तब क्या हो जाएगा, ये सफेद रंग के होते हैं और यह जड़ या मूल में पाए जाते हैं। इसीलिए जड़ों का जो रंग होता है देखो सफेद रंग के होते हैं, तो जड़ों में पाए जाते हैं और इनका जो कार्य होता है वह भोजन संग्रह का होता है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। साथ साथ अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट को हम हिंदी में वर्णित लवक कहते हैं। ये लाल व भूरे रंग के होते हैं। कैसे, लाल व भूरे रंग के होंगे और ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करेंगे काम, रंग प्रदान करते हैं, मतलब ये रंग को देंगे। जैसे फलों में रंग हो गए तो उन रंगों को देंगे। तो वर्णित लवक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ है, तो गाजर में कैरोटीन नामक जो लवक होते हैं, चुकंदर में बीटानोन, टमाटर में लाइकोपेन, और फलों का जो पीला रंग होता है, जो फलों में पीला रंग आता है वह ज़ैंथोफिल लवक के कारण आता है। तो यह कुछ लवक के प्रकार थे ना, प्लास्टिड के प्रकार थे, तो इसे हमने देखा। तो इसके अगले पार्ट में हम कुछ इसके
प्रश्नों को देखेंगे, इस अध्याय के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।